ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रेडिएंट कोचिंग क्लासेस। ठीक है, मेरा नाम है शहबाज पठान और मैं आप लोगों को यहाँ पे मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट टीच करता हूँ। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में दैट मीन्स लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक स्टार्ट किया था। तो हमने उस वीडियो लेक्चर में सीखा था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद रूट क्या होते हैं, रूट कितने तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो इतना सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था और हमने ये देखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रूट बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ओके। सो देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने ऑलरेडी ये मेथड डिस्कस की हुई है। ठीक है ना, बस एक बार हम जल्दी से रिकॉल कर लेते कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक्चुअली होता क्या है या किस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके हम लोग रूट फाइंड आउट करते हैं। तो एक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं और कौन सा मेथड का यूज़ करके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके। तो इसमें बस कुछ रूल्स है, बस वो रूल को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, जैसे इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 3, इसे बनाना है 1। क्या बनाना है, सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडेड बाय 3 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 11/3x प्लस 10/3 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि 0 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो सबसे पहला अपने को काम क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, नाउ देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट थर्ड टर्म। क्या फाइंड आउट करनी है, थर्ड टर्म। वी हैव टू फाइंड आउट थर्ड टर्म। ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट थर्ड टर्म एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर थर्ड टर्म, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सो हाफ इनटू व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 11/3। सो 11/3 होल स्क्वायर, 11/3 होल स्क्वायर। नाउ दिस इज 1 into 11 upon 2 into 3 6, सो 11/6 होल स्क्वायर। तो ये आपको देगा 11 स्क्वायर 121 और 6 स्क्वायर 36। सो दिस इज आवर थर्ड टर्म। ओके, दिस इज आवर थर्ड टर्म 121 अपॉन 36। सो देखो नाम से ही पता चलता है ना, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब ये तीसरे नंबर की टर्म होने वाली है। ये कौन सा नंबर की टर्म होने वाली है, तीसरे नंबर की टर्म होने वाली है। सो देखो क्या दिया आपके पास, 3x स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है। ओ सॉरी, नॉट दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 11/3x। see x square is our first term, 11/3 into x is our second term, and what is our third term, third term is 121 upon 36, 121 upon 36। ठीक है, सो देखो हमारे पास पहले क्या था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो लिख लिया, देन 11/3x भी लिखा, पर थर्ड टर्म हमें क्या मिली, 121/36। बट क्या ये 121/36 पहले से प्रेजेंट है क्या, नहीं, ये हमने क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड किया है। अच्छा, पहले से प्रेजेंट कौन था, 10/3, तो इसको बैलेंस करने के लिए -121/36 करना होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के 3 से डिवाइड किया। Then after we have to find out third term. So what is the formula for third term? Half into coefficient of x whole square. So half into coefficient of x. What is the coefficient of x? 11/3.
So 11 by 3, 1 into 11, 11, 2 into 3, 6. So 11 by 6 whole square, 121 upon 36. Now we get our third term, 121 upon 36. This third term, add and subtract in the given quadratic equation. हमें क्या करना है, इस थर्ड टर्म को ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है बैलेंस करने के लिए. ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है इतना सबको? ठीक है. इसके बाद क्या होगा, इससे क्या होगा, अगर आप देखोगे तो ये जो पहली 3 टर्म है, फर्स्ट 3 टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस 11 बाई 3x प्लस 121 बाई 36, ये पहली 3 टर्म होल स्क्वायर है. ये पहली 3 टर्म क्या है, किसी ना किसी का होल स्क्वायर, और वो क्या है, x प्लस 11 बाई 6 होल स्क्वायर, x प्लस 11 बाई 6 होल स्क्वायर. अब क्वेश्चन आता है कि ये सर आपने कैसे पता किया कि 11x प्लस 11 बाई 6 का होल स्क्वायर है. ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि ये पहली 3 टर्म या तो a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगी या तो फिर a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगी, दोनों में से किसी एक में. तो मैंने तो ये सोचा कि अच्छा x स्क्वायर है तो इसका मतलब पहली टर्म x होगी, यहाँ पे साइन प्लस है मतलब यहाँ पे प्लस होगा. ठीक है, और फिर मैंने ध्यान दिया इधर, यहाँ पे कितना था 11 बाई 6, तो मैंने लिखा 11 बाई 6 होल स्क्वायर. जब आप ये इनको एक्सपांड करोगे, चलो एक्सपांड भी करके देखते हैं, तो देखते हैं कि क्या इसको एक्सपांड करने के बाद यही मिलता है क्या. सो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो 11 बाई 6 होल स्क्वायर. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 6 कैंसिल होके 11 बाई 3x देगा, और ये देगा अपने को 121 अपॉन 36. देखो मिल गया यही. ठीक है ना, समझ में आ गया? देखो एक्स स्क्वायर 11 बाई 3x 121 बाई 36. ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो x लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, और ये वाली टर्म जैसे कि वैसे उठा के रख देना. ठीक है, तो ये क्या मिल गया अपने को, फर्स्ट 3 टर्म का होल स्क्वायर मिल गया. अब बात आती है इन दोनों की. ठीक है ना, इन दोनों को, तो इन दोनों को सॉल्व कैसे करें. तो देखो मैथमेटिकल टूल का अगर आप यूज़ करते हो, मैथमेटिकल प्रोसेस का यूज़ करते हो, ओके, तो फिर अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करना. ठीक है, तो जितना कम कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है. ठीक है, तो आप पहले ये सोचो कि अच्छा आपका 36 है तो मुझे यहाँ पे भी 36 चाहिए, क्योंकि बेस सेम बनाना चाहिए. तो 36 है तो 36 भी यहाँ बनाने के लिए मुझे 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 12 से. अच्छा, नीचे 12 से करेंगे तो ऊपर भी 12 से करना होगा, मतलब मैंने ऊपर 12 और नीचे 12 से मल्टीप्लाइड कर दिया. तो जब मैं ऊपर 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 120 देगा, और नीचे 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 36 देगा, माइनस 121 अपॉन 36 इक्वल्स टू कितना आएगा, 0. सो दिस इज x प्लस 11 बाई 6 होल स्क्वायर. अब देखो ये हो गया आपका सॉल्व, तो ये कितना आएगा, देखो बेस से में एक बार लिखेंगे और ऊपर में कितना आएगा 120 माइनस 121, तो ये माइनस 1 अपॉन 36 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0. आई होप कि ये कैलकुलेशन आपको समझा होगा. बेस से में एक बार लिखा जाएगा और न्यूमरेटर में क्या आएगा 120 माइनस 121, तो दिस इज माइनस 1, सो माइनस 1 अपॉन 36. नाउ दिस माइनस 1 अपॉन 36 गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, इसको हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है. सो x प्लस 11 बाई 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 36, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 36. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्या करना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ हमने लोगों ने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया. तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल. नाउ वी गेट x प्लस 11 बाई 6. ठीक है ना, व्हाट हैपेंड हियर, वी टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, हमने क्या लिया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया. When we take square root of this side, square root square get cancel, x plus 11 by 16 equals to, what is the square root of 1 by 36? Square root of 1 by 36 is plus or minus 1 by 6. ठीक, what is the square root of 1 by 36 plus or minus 1 by 6? So now, so here we have two values, one is plus values and another is minus value. So first of all we will take plus value. So 1 by 6. Now shift 11 by 6 right hand side. So x is equals to 1 by 6 minus 11 by 6
सो x इज इक्वल टू, दिस इज अगेन बेस सेम, 1 माइनस 11 माइनस 10, सो x इज इक्वल्स टू -5/3, -5/3, ठीक है। सो हमने क्या लिया, प्लस वैल्यू जब लिया तो हमें क्या मिला, -5/3। अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं x प्लस 11/6 माइनस 1/6, और जब हम उसको उस साइड शिफ्ट करते हैं तो x इज इक्वल्स टू -1/6 माइनस 11/6, तो दिस कम्स टू बी, बेस सेम है, एक बार लिखा जाएगा -1 -12, तो दिस इज -2, this is -2. So we get x equals to -2 and x equals to -5/3. So root of the given quadratic equation, root of the given quadratic equation is -5/3 and -2. Okay, so this method is called completing square method. इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, completing square method कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अब थोड़ा बहुत रिकॉल हुआ होगा कि हाँ आप कुछ इसी तरीके से क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, ठीक है। याद हुआ, सभी को याद हुआ है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे हाँ यही हमने सीखा था, तो वीडियो को लाइक करो पहले, ठीक है। वीडियो को सबसे पहले लाइक करो अगर आपको ये पसंद आया तो, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और करते तो आपका और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, x² माइनस 4ax प्लस 4a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। तो मैं आपको इसको ठीक से दिखा देता हूँ कि ये लिखा है x² माइनस 4ax प्लस 4a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। ये अपनी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहती है कि पहले x² का कोएफिशिएंट 1 बना, ठीक है, यहाँ पे 1 बन के ही है। फिर हम लोग क्या करते हैं, थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, 4a, कोएफिशिएंट ऑफ x 4a, ठीक है, नहीं 4a नहीं है, -4a। So this is -2a whole square, and what is -2a whole square? It is 4a². So this is our third term, ठीक है। सो थर्ड टर्म कितनी आ गई, 4a²। इस थर्ड टर्म को हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। सो पहली टर्म क्या है, x² माइनस 4ax, दिस इज आवर सेकेंड टर्म, एंड व्हाट इज आवर थर्ड टर्म, आवर थर्ड टर्म इज 4a²। सो 4a² लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा, पहले से क्या प्रेजेंट था, पहले से प्रेजेंट था 4a² माइनस b²। ये 4a² हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए -4a² करना होगा, इक्वल्स टू 0। गॉट इट? आई होप कि इतना आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं किया, देखो x², फिर -4ax माइनस 4ax, फिर हमने थर्ड टर्म क्या मिला हमें, 4a²। तो हमने 4a² को ऐड किया और साथ ही साथ सब्सट्रैक्ट किया। ये 4a² माइनस b² तो पहले से प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये जो पहली 3 टर्म है, ये पहली 3 टर्म ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर बन जाएगी, और ये किसका होल स्क्वायर बनेगी, आई थिंक आप अब बता पाओगे। x² है तो x, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे ध्यान दो -2a है, ठीक है। तो ये पहली 3 टर्म किसका होल स्क्वायर है, x माइनस 2a का होल स्क्वायर है, प्लस इस पे थोड़ा ध्यान दो कि ये क्या लिखा है, 4a² माइनस b² माइनस 4a² इक्वल्स टू 0। तो प्लस 4a² एंड माइनस 4a² गेट कैंसल, सो x माइनस 2a होल स्क्वायर। नाउ माइनस b² को जब शिफ्ट करेंगे तो प्लस b² हो जाएगा, प्लस b²। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया। तो जब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर से स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल होके x माइनस 2a देगा, और यहाँ से भी स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल होके प्लस और माइनस b देगा, प्लस और माइनस b। तो यहाँ से एक पॉजिटिव वाली टर्म लेते हैं, x माइनस 2a इज इक्वल वैल्यू टर्म लेते हैं, x माइनस 2a इज इक्वल्स टू माइनस b। सो माइनस 2a को शिफ्ट किया तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, b प्लस 2a, और यहाँ से माइनस 2a को शिफ्ट कर दिया माइनस b प्लस 2a। सो x की एक वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, b प्लस 2a, और x की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस b प्लस 2a, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं।
बट क्लास 11th में और क्लास 12th में हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करते ही नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 10th का जो सिलेबस है उसमें क्या होता है ना, जब आपके पास क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आता है तो आपको मेंशन किया जाता है कि बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय यूजिंग फार्मूला मेथड, ठीक है। बट जब हमारे पास 11th और 12th में क्वेश्चन आते हैं तो हमें ऐसा नहीं बोलते कि क्वाड्रेटिक को इस मेथड का यूज़ करके सॉल्व करो, उस मेथड का यूज़ करके सॉल्व करो, बिल्कुल नहीं। आपके पास क्वाड्रेटिक होता है और आपके मर्जी जो मेथड यूज़ करना चाहे वो करते हैं हम लोग। तो हमारे लिए सबसे आसान मेथड कौन सी होती है? फार्मूला मेथड। सबसे आसान मेथड कौन सी होती है? फार्मूला मेथड। तो 11th और 12th में हम ज़्यादा करके फार्मूला मेथड और कभी कभार फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे हमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ये तो सिर्फ आपके रिकॉल के लिए कि किस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है। फॉर्मूला मेथड है ना, आई गेस जितने भी बच्चे 10th में होते हैं उन लोगों के लिए ये जो फार्मूला मेथड है ना बहुत फेवरेट होता था। जब मैं भी 10th में था तो मुझे भी ये फार्मूला मेथड काफ़ी पसंद था एज़ कम्पेयर टू अदर टू मेथड्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत से लोग बहुत खुश हो जाते हैं इसको देखे बराबर। तो फार्मूला मेथड क्या है? जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक है। और अगर अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अल्फ़ा = क्या होता था? -b + √(b² - 4ac/2a) और बीटा क्या होता था? -b - √(b² - 4ac/2a), ठीक है। ये होता है फॉर्मूला मेथड। x = -b + √(b² - 4ac/2a) और बीटा होता था -b - √(b² - 4ac/2a), ठीक है। अल्फा एंड बीटा क्या है? रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। आपको सबको याद आया ये? अच्छा, अगर ये याद आया तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो b² - 4ac है, b² - 4ac, इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते थे। इसको क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? d से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट करते थे? d से। तो d यानी क्या? b² - 4ac, और d को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो फिर इसी d के बेसिस पे एक टॉपिक इन्वेंट हुआ था और वो था रूट ऑफ नेचर, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, जब ये नाम लेता हूँ ना मैं, नेचर ऑफ रूट्स, तो बहुत से लोगों के दिमाग में ना कुछ और ही कहानी आ जाती है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब रूट का नेचर कैसे होगा, मतलब ज़्यादा एटीट्यूड है, ज़्यादा ईगो है, ठीक है ना। वो वाला नेचर नहीं कि जैसा मतलब हम बहुत एटीट्यूड है हमें, या हमें बहुत ईगो है, वो बहुत शांत स्वभाव का है, वो वाला नेचर नहीं, ठीक है ना। नेचर का मतलब यहाँ पे होता है कि वो रूट्स रियल है, डिफरेंट है, या एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो नेचर, ठीक है। तो रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है? डी पे, ठीक है। अगर डी ग्रेटर देन 0 आ गया, डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, तो हम लोग कहते थे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब समझा जाता है कि जो रूट्स मिलेंगे आपको, यानी जो x और y की वैल्यू मिलेगी, वो कहाँ बिलोंग करेंगे? रियल नंबर में। रियल का मतलब रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। एंड डिफरेंट का मतलब जो दो रूट मिलेंगे वो अलग अलग होंगे। आपको x की कितनी वैल्यू मिलती है? 2 वैल्यू मिलती है। अगर वैल्यू मिल रही है तो रियल है, और अलग अलग मिल रही है तो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कब होता है? जब d कैसा हो? ग्रेटर देन 0 हो। सेकेंड कंडीशन, अगर मान लो d की वैल्यू आ गई 0, d की वैल्यू आ गई 0, तब रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल, मतलब रूट्स मिलेंगे आपको, रियल नंबर में मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे? इक्वल, मतलब दोनों रूट्स सेम आएंगे। और तीसरा कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, d की वैल्यू लेस देन 0, तो हम कहते हैं रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट।
रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। इस टॉपिक को हम 11th क्लास में और आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल के लिए अभी आप इतना ही ध्यान रखो कि अगर d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिफरेंट। d इक्वल्स टू 0 तो रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड इक्वल। d लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, नॉट एग्जिस्ट, रूट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि फॉर्मूला मेथड, ये जो फॉर्मूला है हमें सिखाया गया कि इसका नाम क्या है, फॉर्मूला मेथड। बट कहीं आपको स्ट्रेंज नहीं लगा क्या कि फॉर्मूला मेथड कैसे, ये तो खुद एक फॉर्मूला है, तो इसका नाम फॉर्मूला मेथड कैसे हो गया। जैसे होता है ना न्यूटन्स लॉ, केपलर्स लॉ, दुनिया भर के लॉज होते हैं, तो ये लॉ जो इन्वेंट करता है उनके नाम पे रखा जाता है। बात समझ में आ रही। जैसे न्यूटन्स ने कोई लॉ इन्वेंट किया तो उसने अपना नाम, उस लॉ का नाम न्यूटन रख दिया। केपलर ने कोई लॉ इन्वेंट किया तो उसने अपना नाम केपलर्स लॉ रख दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो फिर ये जो फॉर्मूला जिसने इन्वेंट किया तो क्या उसका नाम फॉर्मूला होगा, नहीं, ठीक है ना, वो कोई और थे, ठीक है। बट उनका नाम कहीं ना कहीं दबाया गया, मतलब कहीं ना कहीं उसको बाहर नहीं आने दिया। तो एक्चुअली जिन्होंने ये फॉर्मूला इन्वेंट किया था उनका नाम था श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य, शायद आप में से 99% स्टूडेंट ये नाम को पहली बार सुन रहे होंगे, कुछ बच्चों ने पहले सुन के रखा होगा। तो जो फॉर्मूला इन्वेंट जिसने किया था उनका नाम था धराचार्य, ठीक है। जब आप 11th में आओगे, जब रेफरेंस बुक वगैरह देखोगे तो किसी किसी रेफरेंस बुक में यह नाम आपको दिखाई देता है। तो ये जो फॉर्मूला इन्वेंट किया है वो किसने इन्वेंट किया है, श्रीधराचार्य ने, ठीक है। बट होता क्या था, अंग्रेज़ों के ज़माने में इन्वेंट हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम क्या करते थे, अंग्रेज जो भी नई चीज़ इन्वेंट होती थी उसको ज़बरदस्ती से अपने नाम पे करा लेते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको दबाया गया उस टाइम पे, ये मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मैंने सुना है और जहाँ तक मुझे पढ़ा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग फॉर्मूला मेथड तो कहते हैं, बट जिसने इन्वेंट किया उसका नाम क्या है, श्रीधराचार्य, ठीक है। नेचर ऑफ रूट समझ में आ गया। d ग्रेटर देन 0 द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, d इक्वल्स टू 0 द रूट्स रियल एंड डिफरेंट, रूट्स रियल, d अगर 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल, d लेस देन 0 रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। आई होप कि इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों ने ये भी सुना है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। रूट का सम क्या होता है, आप में से बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, किसी को याद है, सी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये शायद पता नहीं होगा कि कहाँ से आया, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि यहीं से आया हुआ है। देखो, अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो अल्फा कितना है अपने पास, अल्फा है माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस बीटा कितना है, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। देखो, दोनों का बेस सेम है, एक बार लिखा गया। न्यूमरेटर में क्या होगी, एडिशन, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस बी माइनस 2b और 2a, ठीक है। तो 2 हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आएगा, माइनस बी बाई ए, समझा। ओके, तो ठीक है। अभी हमने देखा कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई कैसे आता है। अब देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई कैसे आता है, ठीक है। अच्छा, एक काम करो, ये काम मैं आप पे ही छोड़ता हूँ, आप सिर्फ क्या करो, अल्फा और बीटा जो है उसको मल्टीप्लाई करो, यही आ जाएगा, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। ओके, चलो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और बाद में ये चैप्टर हमारा स्टॉप हो जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स
एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। मतलब आपको पहले ये पूछा गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल है क्या नहीं है ये पता करो, अगर वो रियल है तो फिर रूट्स फाइंड आउट करो। मतलब बात समझ में आ गई। आपको पहले ये चेक करना है कि इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल है या नहीं ये पता करो, अगर रियल है तो रूट्स फाइंड आउट करो। तो कंडीशन क्या है, रूट्स आर रियल के लिए कंडीशन क्या है, देखो डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। और अगर डी के इक्वल्स टू 0 तो हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर मैं आपको सिर्फ पूछता हूँ कि सिर्फ ये बताओ रूट्स आर रियल के लिए क्या कंडीशन है, रियल एंड डिफरेंट के लिए ये कंडीशन है, रियल एंड इक्वल के लिए कंडीशन, तो रियल के लिए क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 तो भी रूट्स रियल है, इक्वल्स टू 0 तो भी रूट्स रियल है। तो डी ग्रेटर देन 0 के लिए क्या, रियल के लिए क्या कंडीशन है कि डी कैसा होना चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है, तो डी पहले फाइंड आउट करते, तो इसको कंपेयर करते ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ। तो कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू कितनी मिली 1, b की वैल्यू कितनी मिली 1 और c की वैल्यू कितनी मिल गई 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2। तो हम लोग क्या निकालते हैं, डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। तो b², b मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब 1 और c मतलब 2, ये कितना हो गया 1 माइनस 8 यानी कितना आ गया -7। तो जो d है वो -7 है, यानी d कैसा आ गया, लेस देन 0 आ गया। 0 से कम मतलब रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। पहली बात तो ये रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ओके ठीक है, तो d निकाला हमने, d पता चला 0 से कम आया तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके ना, ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, ओके 16x², अगला क्वेश्चन आता है 16x² इज इक्वल टू 24x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक दे, इसको पहले प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 16x², इसको शिफ्ट किया -24x प्लस 1 को शिफ्ट किया -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 16, a की वैल्यू कितनी मिली 16, b की वैल्यू कितनी मिली, b की वैल्यू मिल गई -24 और c की वैल्यू कितनी मिल गई -1। ठीक है ना, a की वैल्यू 16, b की वैल्यू -24, c की वैल्यू -1। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b² मतलब -24 का स्क्वायर -4a मतलब कितना 16 और c मतलब कितना -1। सो d इज इक्वल्स टू, अच्छा -24 का स्क्वायर, ठीक है ओके। सो -24 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 20 स्क्वायरिंग वगैरह याद करो। 24 का स्क्वायर होता है 576। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये और ये देगा 16, ओ सॉरी 16 नहीं 64। ठीक है, ये -1 इंटू माइनस प्लस और 16 4 64। तो ये कितना हो रहा है, डी की वैल्यू कितनी आ गई 10 1 7 7 14 1 640। डी की वैल्यू कितनी आ गई 640, यानी डी कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 का मतलब रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, रूट्स कैसे हैं, रियल है। तो आपने क्या बोला, अगर रूट्स रियल है तो रूट फाइंड आउट करो। रूट फाइंड आउट करना मतलब किसके वैल्यू फाइंड आउट करना, अल्फा और बीटा के वैल्यू। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस √d/2a। तो चलो पहले अल्फा निकालते हैं। तो -b कितना है, b है -24, तो -1 प्लस 24 हो जाएगा, प्लस d कितना है, d है √640/2a, 2 इंटू a मतलब 32 हो जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 24 प्लस, ये कुछ हो रहा है क्या, इसमें कुछ कर सकते क्या अपन, देखो 4 अगर निकाला तो 4 2 160। ठीक है, 16 इंटू 10 16 इंटू 10 16 इंटू 10 हो जाएगा ये।
अपॉन में 32, ठीक है। चलो इधर लिख लेता हूँ। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 24 प्लस अंडर रूट ऑफ, इसका बोलो कितना होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, 16 का स्क्वायर रूट 4, कितना, तो 4 और 2 8, 8 रूट 10 अपॉन 32, ठीक है। तो 8 कॉमन, 8 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना देगा 3, यहाँ कितना देगा रूट 10 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। इतना आ गया, ये आ गया आपका अल्फ़ा। और बीटा कितना आता है, फिर बीटा होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। सो बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी कितना है -24 तो प्लस 24 माइनस डी, डी कितना आएगा 6, वही आ जाएगा 640 अपॉन 32। सो बीटा इज इक्वल्स टू 24 माइनस ये कितना दे रहा है, ये अपने को दे रहा है 8 रूट 10, 8 रूट 10 अपॉन 32। सो बीटा इज इक्वल्स टू अगेन 8 कॉमन और 32 के साथ कैंसिल, तो 3 माइनस रूट 10 अपॉन 4, तो ये रहेगा अपना सेकेंड आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझा होगा, बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको क्या करना था, अल्फा निकालना था, बीटा निकालना था। कब, जब रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। रूट्स रियल कब होंगे, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी या तो फिर डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आएगी। डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे आएंगे, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। ओके, इतना सब कुछ क्लियर है सबको। ओके, तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। फॉर्मूला मेथड क्या है, एक नया नाम सुना आपने, फॉर्मूला मेथड का क्या नाम है, एक्चुअली श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। फिर हमने उसमें फॉर्मूला सीखा कि अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या है, बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है, और डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिफरेंट होते हैं। डी अगर इक्वल्स टू 0 आते हैं तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, ठीक है। डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो रूट्स नॉट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने और एक कंसेप्ट देखा कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाय ए, ठीक है। ओके, एक बस लास्ट सिर्फ कंसेप्ट है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। आई होप कि आप ये भी आप सब लोगों को पता ही होगा। आपके पास एक क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इस a से इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाय a, अगर मैं इसको a से डिवाइड करता हूँ तो a से डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस b बाय a x प्लस c बाय a इज इक्वल्स टू 0। a से डिवाइड किया तो a तो कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस c बाय इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे और एक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, x स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस b बाय लिख सकता हूँ ऐसा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो क्या होगा, प्लस ही होगा, x प्लस c बाय a इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, कुछ याद आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा हमने क्या बोला था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाय ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाय। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा रख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, और c बाय की जगह क्या रख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम उसके रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम उसके रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट एक्स प्लस, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो क्या सीखा हमने इस कंसेप्ट के अंदर कि अगर किसी क्वाड्रेटिक को रूट के फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आएगा, सम ऑफ रूट इंटू एक्स, माइनस आएगा ध्यान रखना, प्लस, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर बहुत क्लियर कट समझा होगा, ठीक है। अगर आप में से कुछ बच्चे आज नए ज्वाइन हुए हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा पहले प्रीवियस वाला लेक्चर देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर नंबर 9 देखो, तब जाके ये आपको ये लेक्चर नंबर 10 क्लियर होगा,
ठीक है। और जो भी बच्चे नए ज्वाइंट हुए हैं, ये समझो कि ये क्या है, एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब क्या, हम लोग जो 8, 9, 10th में आप लोग जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको बस एक बार रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जब हम लोग 11th में जाए और 11 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको नई नहीं लगे, मतलब क्या हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो बस यही हमारा एम होता है। फाउंडेशन में मैथमेटिक्स में ज़्यादा करके न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल 11 के सिलेबस में करते हैं। इस सिलेबस में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वाड्रेटिक ख़त्म हो गया। बस अब हमारा एक लास्ट बेसिक टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और वहाँ फिर हमारा फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम उसके बाद डायरेक्टली क्या करने वाले हैं, 11 के सिलेबस पे जंप करेंगे। ओके, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, लाइक तो करना चाहिए, ठीक है। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ फॉरवर्ड करो ताकि वो भी इन सभी फाउंडेशन का फ़ायदा उठाए, उनका भी फाउंडेशन स्ट्रांग बने, ताकि जब वो लोग 11th में जाए तो उनको भी बहुत इसका बेनिफिट हो, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ठीक है। अगर आपको मैथ्स के अदर वीडियोस देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके उसमें मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स है, प्लेलिस्ट देखो, यूट्यूब में कहीं तो भी प्लेलिस्ट होती है, नहीं आपको नहीं पता तो किसी और से पूछो। प्लेलिस्ट में जाइए, रेडियंट कोचिंग क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स करके उसमें आप बाकी के सारे वीडियोस देख सकते हो। ओके, ठीक है।